हाय गाइस, हाय ऑल। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टडी किया था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, जैसे कि वेव फॉर्म, वेव शेप एंड अदर पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एक्सेट्रा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आप मोटिवेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आप सभी के लिए आज का मोटिवेशन ये है कि सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनकी कड़वी बातों में आपके भविष्य की कामना छिपी हुई होती है। आपकी तारीफों के पुल बांधने वाले तो लाखों मिलेंगे, लेकिन बिना किसी निजी स्वार्थ के आपके भविष्य की कामना करने वाले सिर्फ दो व्यक्ति मिलेंगे, आपके माता और पिता। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता को हमेशा ईश्वर का सम्मान दें, अपने माता पिता को हमेशा ईश्वर का स्थान दें अपने निजी जीवन में, क्योंकि आपके माता पिता ही वो भगवान हैं जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। टर्मिनोलॉजी बोले तो सर क्या, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उस चैप्टर के अंदर, उन सभी को आज स्टडी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो उसमें क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं उनको पहले मैंने आपके सामने लिख दिया है। वेव फॉर्म आएगा, सबसे पहले वेव फॉर्म का स्टडी करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, साइकिल, ऑल्टरनेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। यानी कुल मिला के 7 पॉइंट आएंगे, 7 से 8 पॉइंट, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होता है, क्या होता है। उन्हीं बातों को बहुत ही आसान वे में आपको समझाना चाहेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वोल्टेज या करंट की, उसको कैसे लिखते हैं, Vm = sin ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा टी क्या होता है, एक थीटा होता है। यानी ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, एंगल। तो चाहे इसको थीटा लिखें या ओमेगा टी लिखें तो चलेगा, ठीक है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल v = Vm sin थीटा, या करंट की बात होगी तो स्मॉल I = Im sin थीटा। तो इस चीज को, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी है, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसी ग्राफ को क्या बोला जाता है, वेव फॉर्म। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में किसी भी ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए उसका नाम क्या रखा गया, वेव फॉर्म। क्योंकि ये वेव फॉर्म कंप्यूटर की सहायता से बनाई जाती है और एनिमेशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखाया जाता है कि वेव फॉर्म कैसे क्योंकि वेव फॉर्म कैसे रन करती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो वेव्स में चलता है इस तरीके से, इसीलिए वेव्स को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ ही वेव फॉर्म कहलाता है। ये जो कंप्लीट ग्राफ दिख रहा है आपको इस बोर्ड पर, ये जो आपको कंप्लीट ग्राफ दिख रहा है, इसको क्या नाम दिया गया, वेव फॉर्म। अब इसी वेव फॉर्म के अंदर ये बाकी सारे पॉइंट्स आते हैं, यानी जितने भी ये पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, ये इसी वेव फॉर्म के अंदर आते हैं। यानी ग्राफ को वेव फॉर्म बोला जाता है, या दूसरा नाम वेव शेप बोल सकते हैं, यानी वेव फॉर्म या वेव शेप के नाम से जाना जाता है। और ये सारे के सारे पॉइंट इसी ग्राफ के अंदर आपको स्टडी कराए जाएंगे। तो यहां से अब पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम वोल्टेज कब होता है, यानी वोल्टेज मैक्सिमम कब होता है, कैसे होता है। तो यहां से ये जो फिगर है, तो अब यहां से देखिए कि ये जो साइकिल है ऐसे चली, ये पॉजिटिव साइकिल बोला जाए, यानी ऊपर वाली को पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं और नीचे वाली को, इस वाले एरिया को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव। ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्कल मिला के कंप्लीटली साइकिल बनती है। कैसे सर, यानी कि कभी भी कोई चीज घूमती है तो ऐसे तो है नहीं कि आधी अधूरी घूमेगी, वो कंप्लीटली ही तो घूमेगी। यानी कंप्लीटली 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, वन साइकिल। यानी कि अगर मैं इस उंगली को यहां से घुमाना स्टार्ट करूं और ऐसे घुमा के दोबारा यहां ले आऊं, इसी को तो साइकिल बोलेंगे। ऐसे तो नहीं है यहां से घुमाना स्टार्ट किया और यहां आके रुक गया, इसको साइकिल थोड़ी नहीं बोलेंगे। तो सर इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे भैया ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन यानी कि अगर कोई वस्तु इस तरीके से यहां से स्टार्ट हुई और यहां आके रुक जाए तो उसको भाई उसने अपनी स्थिति में तो चेंज लाया ना, स्थिति में तो चेंज हुआ, यानी कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, घूमा भी सर्कुलर। तो इस हाफ सर्कल को क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेशन। तो यहां से लेकर और यहां तक घूमना यानी इतना, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन। और एक ऑल्टरनेशन 180 डिग्री का होता है। कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑल्टरनेशन कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर एक साइकिल में कितने ऑल्टरनेशन होते हैं? तो भैया एक साइकिल में आपको दिख रहा है 2 ऑल्टरनेशन होते हैं। यह साइकिल यहां से स्टार्ट हुई और घूम के यहां वापस आई। कैसे आई सर, समझ में नहीं आ रहा। अगर इस गोले को, यानी कि ये जो गोला है, इसको 2 भागों में विभाजित करूं, 2 भागों में विभाजित कर दिया यानी काट दिया बीच में से, तो इसको नीचे वाले को रफ करके यहां से, तो मैं इसको वेव फॉर्म पे कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं? इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूं। दोबारा से देखिए, यानी कि ये जो गोला है इस तरीके से, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है ना, बीच में से काट के। तो यही होती है वेव फॉर्म। यानी ऊपर वाले सर्कल को भी अल्टरनेशन बोला जाता है और नीचे वाले को भी अल्टरनेशन बोला जाता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है, यानी कि वोल्टेज का बढ़ना या करंट का बढ़ना, यानी इंक्रीजमेंट को दर्शाता है। इसीलिए ऊपर वाले को पॉजिटिव अल्टरनेशन बोलते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव अल्टरनेशन बोलते हैं। और एक अल्टरनेशन 180 डिग्री का होता है। तो यहां से ये जो पॉइंट है आपका ऑल्टरनेशन, ये तो क्लियर हो गया, ऑल्टरनेशन क्लियर हो गया। तो सर और बाकी पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट, करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित करना ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में चाय वाला एग्जांपल दिए थे कि इस तरीके से किसी पतीले में चाय है और जब चाय का उफान यहां भी उफान आता है, भैया थोड़ा उफान भी तो उफान ही बोलेंगे ना, और उससे ज्यादा उफान होगा उसको भी उफान बोलेंगे, और ज्यादा उफान आएगा तो उसको भी उफान बोलेंगे। लेकिन जहां वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, भैया उफान की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? यहां भी उफान है, यहां भी उफान है, यहां भी उफान है। लेकिन जो सबसे ऊपर उफान आ रहा है, ऊंचा उठा हुआ, जो सबसे ऊपर ऊंचा उठा हुआ उफान आ रहा है, उसी को तो मैक्सिमम उफान बोलेंगे ना। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? Vm। Vm बोले तो सर क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और इसी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोल दिया जाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। तो सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? भैया ये पॉजिटिव अल्टरनेशन का भी एम्पलीट्यूड होता है अपना, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और नेगेटिव में भी एम्पलीट्यूड होता है। यानी एम्पलीट्यूड को प्लस में भी लिखा जाता है और माइनस में भी लिखा जाता है। कहने का मतलब माइनस के 230 वोल्ट यहां होंगे और माइनस के 230 वोल्ट यहां होंगे। सर कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप पतीले में जब चाय बनाते हैं, एक बार चाय उफनती है, जैसे ही उबाल आता है तो वो तो पॉजिटिव को दर्शा रहा है, यानी नीचे से ऊपर बढ़ना, और ये नेगेटिव वाला चाय का नीचे जाना। भाई जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो चाय दोबारा से नीचे आने लगती है, यानी उफान तो है लेकिन वो घटना स्टार्ट हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहले वो बढ़ती है फिर दोबारा से घटने लगती है। यानी जनरेटर जब घूमता है उसकी हाफ साइकिल पे तो बढ़ती है और आधी साइकिल पे घटती है, यानी कि गोल गोल घूम के बार बार घटना बढ़ना होता है। तो सर घंटे 2 घंटे की प्रोसेस है क्या ये भैया 1 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी प्रोसेस हो जाती है। और एक बार नहीं, 1 सेकंड के अंदर 50 बार ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिसिटी का घटना और बढ़ना। अच्छा, तो सर इसीलिए हमको पता नहीं चल पाता, हमारा जो बल्ब है वो फ्लिकरिंग यानी लुप्त झुप होना चाहिए, अगर बढ़ रही है घट रही है तो ऐसा नहीं हो पाता है। 1 सेकंड के अंदर, क्षण भर के अंदर 50 बार ऐसी प्रोसेस होती है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। ये सिर्फ
मशीन की सहायता से पता लगाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को क्या आपको हमने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट ऑल्टरनेशन और दूसरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तीसरा पॉइंट है आपका साइकिल। साइकिल क्या होता है सर? भैया यहां से लेकर और यहां तक कंप्लीटली घूमना क्या कहलाता है? साइकिल। यानी कि 2 अल्टरनेशन को मिला के एक साइकिल का निर्माण होता है। सर कैसे? भैया कोई भी सर्कल है वो गोल घूमेगा 360 डिग्री का एंगल, तभी तो उसको साइकिल बोलेंगे। अच्छा, हमारे घर पे जो बाईसाइकिल है उसके जो चक्के हैं 2 टायर, इसीलिए उसका नाम साइकिल रखा गया, क्योंकि वो टायर गोल गोल घूमते हैं, इसलिए उनको साइकिल बोला गया। हाँ बिल्कुल सही बात भाई, 360 डिग्री का कोण बनाना ही साइकिल कहलाता है। तो इस वेव फॉर्म में सर 360 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है, हम समझे नहीं। अरे मैंने बताया तो था कि ये जो सर्किल है इसको काट के 2 भागों में विभाजित कर दिया और इसको ऐसे प्रदर्शित कर दिया है। समझे बात? तो यानी कि यहां से लेकर और यहां तक 360 डिग्री की साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहां से 3 पॉइंट क्लियर हुए, एम्पलीट्यूड, ऑल्टरनेशन एंड साइकिल। यानी कि ऑल्टरनेशन क्या कहलाता है? हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल, आधी साइकिल को ऑल्टरनेशन बोलते हैं। और एक साइकिल में 2 ऑल्टरनेशन होते हैं, प्रत्येक ऑल्टरनेशन 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पॉइंट सर आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताया। किसको बताया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? साइकिल, यानी कि कंप्लीट साइकिल साइकिल होती है। ठीक है, यानी गोल गोल घूमना साइकिल कहलाता है। अब यहां से आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है, यानी कि जनरेटर को, जो जनरेटर होता है उसका इस तरीके से घूमना, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां गोल गोल घूमना, यानी कि किसी भी चक्र का एक बार घूमने में जो समय लगता है, यानी दोबारा समझिए, एक चक्र को गोल गोल घूमने में जो समय लगता है उसी समय को क्या बोलते हैं? उसी समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। कहने का मतलब, अगर इस मार्कर को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे घुमा के ऐसे ला रहा हूं, तो यहां से यहां तक घूमने में जो समय बर्बाद हुआ उसी चीज को क्या बोला जाता है? उसी पॉइंट को टाइम पीरियड। तो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ जनरेटर इज नोन एज टाइम पीरियड। अच्छा, तो सर टाइम पीरियड होता है, ये बिल्कुल सही बात। तो यहां से टाइम पीरियड भी क्लियर हो गया। 4 पॉइंट क्लियर हो गए, ऑल्टरनेशन, साइकिल, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अब बचा सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बचा सर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड के अंदर ये साइकिल, कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये कितनी बार गोल गोल घूम रहा है, यानी कि इतनी तेजी से घूमता है क्या सर? अगर आप भी घुमाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर 1-2 बार ही घुमा पाएंगे, लेकिन जनरेटर भैया 1 सेकंड के अंदर 50 बार घूम जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। समझे बात? यानी कि साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जनरेटर का 50 बार घूमना ही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो सर कहने का मतलब ये हुआ, ये जो चाय बन रही है इस पतीले में, इस चाय में 1 सेकंड के अंदर 50 बार उफान आ रहा है, ऊपर नीचे जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। तो ये होता है भैया क्या? फ्रीक्वेंसी। अभी आपके थ्योरेटिकल में इसकी सारी डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, ये तो आपको बताए हम प्रैक्टिकली। तो यहां से सारे पॉइंट क्लियर हो गए, साइकिल, ऑल्टरनेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। लास्ट बचता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती हैं सर? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनसे वोल्टेज और करंट को दर्शाया जाता है। यानी भैया वोल्टेज और करंट को आप डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे घर पे 230 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वो 230 वोल्टेज जनरेटर से पैदा हुआ ना, तो जनरेटर का एंगल भी साथ में लिखा जाता है, इसीलिए इसको साइन थीटा लिखते हैं साथ में। अब ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब, ये जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे फंडे क्लियर होते चले जाएंगे।
तो यहां से इसको जो भी कुछ बताया है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सारी फिगर बना लीजिए तो आपको समझ में आएगा। मैं लिखवा देता हूं इसकी थ्योरी, ठीक है। डेफिनेशन हो जाती है यहां से, द शेप ऑफ कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग। कर्व बोले तो कर्व इसी चीज को बोलते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है इसको कर्व बोलते हैं। प्लॉटिंग मतलब ड्रॉ करना, बनाना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी करंट या वोल्टेज, इस पे करंट की वैल्यू को भी दर्शाया जाता है और वोल्टेज की वैल्यू को अलग अलग दर्शाया जा सकता है, ठीक है। ऑन ग्राफ, ऑन ग्राफ, ग्राफ तो इसी को बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। अगेंस्ट टाइम, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट टाइम यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू किसी ग्राफ पे दर्शाना समय के अनुसार। समय के अनुसार यही है, अगेंस्ट टाइम विरुद्ध नहीं है यहाँ, मतलब समय के अनुसार। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टाइम को प्रदर्शित करती है और वर्टिकल लाइन वोल्टेज को प्रदर्शित करती है। यानी ग्राफ बनाने का तरीका यही होता है, वोल्टेज या करंट के बीच बनाओ, वोल्टेज या टाइम के बीच बनाओ, यानी दो चीजों के बीच ग्राफ को दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, कहने का मतलब जनरेटर जैसे जैसे घूमेगा, ये थीटा ही तो एंगल ही तो बन रहा है, यानी कहने का मतलब जनरेटर यहां था पहले, फिर यहां एंगल पे गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, गोल गोल घूम के चक्र तभी तो पूरा करेगा ना। इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे 360 डिग्री कंप्लीट करेगा कोई भी जनरेटर। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए बताया है Vm इक्वल्स टू Vm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है थीटा पे। थीटा बोले तो सर जनरेटर का घूमना, एंगल का बदलना, चेंज ऑफ एंगल यानी चेंज ऑफ साइन एंगल, ठीक है। ये लिख लेना आप, यहां से नोट डाउन कर लेना। जो वोल्टेज पैदा होता है यानी मैक्सिमम वोल्टेज, उसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ साइन एंगल। ये चेंज क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि भैया जनरेटर जब अपनी स्थिति चेंज करेगा, गोल गोल घूमेगा, तभी तो उसका साइन एंगल चेंज होगा, और उसी के चेंज होने पर क्या डिपेंड करता है? वोल्टेज का पैदा होना। तो इसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है उसी को वेव शेप बोलते हैं। यानी कि अगर हमें V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि रियलिटी में प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, इमेजिनरी लाइन की सहायता से एनिमेशन पे दिखाना है। एनिमेशन आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको गोल गोल सर्किल में दिखा दूं बना के तो समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए इसको आधा आधा सर्किल काट के इस तरीके से दिखाया जाता है इस ग्राफ पे। तो यहां से वेव फॉर्म या वेव शेप बोल सकते हैं, और इसी को वेव शेप भी बोला जाता है। इसी को वेव फॉर्म या वेव शेप के नाम से जाना जाता है। तो यहां से वेव शेप क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो वोल्टेज पैदा होता है जनरेटर के द्वारा, वोल्टेज या करंट, उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होता, चाहे उसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोले, चाहे उसको साइनसॉइडल करंट बोले, चाहे उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोले, तो चलेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमेशा रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स से। ये मैंने लिख दिया है, स्मॉल v यानी वोल्टेज, स्मॉल i मीन्स करंट, हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाती है यहां से, द वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। कहने का मतलब है अगर पतीली में चाय गर्म हो रही है, तो अचानक से चेक करना, चाहे यहां चेक करूं, चाहे यहां चेक करूं, चाहे यहां चेक करूं, लेकिन हमेशा बोला तो इसको इंस्टेंट पे जाता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रख देना, इसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताया ही नहीं। ये डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मेन पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में? कि वोल्टेज की वैल्यू एंगल्स पे चेक करना, यानी इंस्टेंट का मतलब यही होता है। यानी कभी भी कोई जनरेटर घूम रहा है इस तरीके से, यानी अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, यहां 90 डिग्री बोलते हैं, और यहां 180 डिग्री बोलते हैं, और इसको 270 डिग्री बोलते हैं, और इसको वापस आना 360 डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही तो होता है भैया घड़ी भी,
यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, फिर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये इस तरीके से एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री। अब ये सुई यहाँ जा रही है तो 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और वापस आ गई तो 360 डिग्री। भाई एंगल्स का ज्ञान भी होना चाहिए आपको, तभी तो समझ पाएंगे ना आप। यानी कि अगर इसी चीज को इस ग्राफ पे प्रदर्शित करना है तो कैसे समझेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं 0 डिग्री, इस पॉइंट को बोलते हैं, यानी इस पॉइंट को, यहाँ जो पॉइंट है 90 डिग्री, यहाँ चेक करेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ चेक करेंगे तो 270 डिग्री, और इस पॉइंट को बोलते हैं 360 डिग्री। याद कर लेना, ये पॉइंट वेव शेप पे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 0 डिग्री कहाँ होता है, 90 डिग्री कहाँ, 270 डिग्री कहाँ, 180 डिग्री कहाँ और 360 डिग्री कहाँ। कहने का मतलब है कि ये जो सर्कल है इसी को काट के ऐसे प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, तो भैया जब इस सर्कल को काट के प्रदर्शित करेंगे तो ऊपर वाला सर्कल ऐसे आएगा और नीचे वाला सर्कल आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को एंगल पे प्रदर्शित किया जाता है और ये सारी प्रक्रिया 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है। समझे बात, यानी जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होता है, यानी कि जो जनरेटर होता है 50 बार घूमता है 360 डिग्री का एंगल, यानी एक बार कंप्लीट किया, 2 बार किया और 50 बार कंप्लीट करेगा 360 डिग्री का एंगल कोई भी जनरेटर 1 सेकंड के अंदर, उसी को बोलते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज या करंट। ठीक है, साइकिल नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइकिल। तो साइकिल की डेफिनेशन क्या हो जाती है, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इससे आप क्या समझे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इस तरीके से जो हमने आपको बताया था, पॉजिटिव अल्टरनेशन और दूसरा होता है नेगेटिव अल्टरनेशन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेशन का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, साइकिल। कहने का मतलब चाय जो बनती है, चाय का उफान और चाय का उफान जब नीचे आता है उसी को क्या बोलते हैं, वन साइकिल। कहने का मतलब जो जनरेटर घूमता है एक बार उसमें वोल्टेज बढ़ता है और दूसरी बार घटता है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऐसी प्रक्रिया होती है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का गोल गोल घूमना, एक चक्र कंप्लीट करना ही साइकिल कहलाता है। जो साइकिल होती है वो हमेशा, अ साइकिल इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी एक साइकिल हमेशा 360 डिग्री की होती है। आपने आपकी घड़ी को देखा होगा, वो हमेशा 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है प्रति दिन, यानी प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटे, यानी 360 डिग्री का कोण ही कंप्लीट करती है, उसी को बोलते हैं साइकिल। तो साइकिल को एक और भाषा में लिखा जाता है, तो इस 360 डिग्री को फिजिक्स में 2 पाई भी बोला जाता है। 2 पाई क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। इंडियन मैथमेटिशियन श्री रामानुजन द्वारा खोजी गई ट्रिग्नोमेट्री का ही ये फंडा है। समझे बात, यानी हमारे भारत के महान वैज्ञानिक श्री रामानुजन द्वारा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को खोजा गया था और उन्होंने ही ऐसी वैल्यू दी कि कहने का मतलब अगर इसको 360 डिग्री भी लिख सकते हैं और इसी को 2 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर इसको ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी लिख के आ जाए, हम पता कैसे करेंगे कि ये वैल्यू क्या है। अभी भी किसी रेडियन को, ये जो रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब भी 360 डिग्री ही, लेकिन अगर इसको डिग्री में चेंज करना है इस रेडियन को तो कैसे करेंगे, तो इसकी होती है ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक है 180 बटा पाई, हमेशा 180 बटा पाई को याद रखें। तो सर मान लीजिए रेडियन है 3 पाई रेडियन दिया हुआ है हमें, तो हम कैसे पता करेंगे कितने डिग्री का एंगल है। 3 पाई में आप कर दोगे 180 बटा पाई की मल्टीप्लाई, हमेशा 180 बटा पाई से ही करना, अगर कुछ और रख दिया वैल्यू तो गलत हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 180 की 3 में गुणा हो गई, तो ये आ गया 540 डिग्री। तो सर इस 2 पाई को करके दिखाइए, यानी 2 पाई जो रेडियन दिया हुआ है 360 डिग्री, उसको डिग्री वाले एंगल में चेंज करके दिखा दीजिए, यानी 2 पाई लिखो और इसमें 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, पाई से पाई कैंसिल होगा और 180 की 2 में गुणा हो जाएगी, ये आ गया 360 डिग्री। बहुत आसान है डिग्री से रेडियन बनाना और रेडियन से डिग्री बनाना। अच्छा, तो सर हमने रेडियन से तो डिग्री बनाना सीख लिया, मान लीजिए हमें डिग्री से रेडियन बनाना है तो कैसे करेंगे, वो भी सिखा देते हैं, यानी डिग्री से रेडियन बनाना। तो सर ये जो वेव शेप दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें लिखा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हमें रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, इसकी भी ट्रिक है। सर हमने
रेडियन से डिग्री बनाना तो अच्छे से सीख लिया, लेकिन ये जो फिगर दिख रही है स्क्रीन पे वेव शेप, इसमें एंगल लिखे हुए हैं और हमें कोई बोले कि इसे रेडियन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे सर, वो भी सिखा दीजिए। बिल्कुल, तो इसकी ट्रिक है भैया, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है पाई बटा 180। उसकी ट्रिक थी 180 बटा पाई, लेकिन इसमें उल्टा है पाई बटा 180। मान लीजिए यहां हमें रेडियन निकालना है 90 डिग्री का, तो कैसे लिखेंगे, 90 में गुणा किसकी कर देंगे, पाई बटा 180 की। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 19 टू जा 180, तो इसका मतलब हुआ पाई बाई 2। तो कहने का मतलब यह हुआ इस स्थान को या तो 90 डिग्री बोल सकते हैं या रेडियन की लैंग्वेज में पाई बाई 2 बोल सकते हैं। तो कभी भी आपको पाई बाई 2 या 90 डिग्री लिखा मिले तो एक ही बात है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। दोबारा से सुनिए, कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई की ट्रिक लगेगी, और कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 डिग्री की ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक आपको पता होने चाहिए साइकिल्स का, तभी आपको मीनिंग समझ में आएगा कि साइकिल पे एंगल कैसे होते हैं। साइकिल सिर्फ कंप्लीट सेट ही नहीं है, साइकिल को पढ़ना सिर्फ ये ही नहीं है कि इस यहां से यहां घुमा दिया और हो गई साइकिल। भैया उस पे अलग अलग एंगल्स पे वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको सारे एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि एंगल्स कैसे सॉल्व करते हैं। दोबारा से बता देते हैं, ये जो वेव शेप होती है इस पे यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, और यहाँ 270 डिग्री होता है, और यहाँ 360 डिग्री होता है। समझे बात, यानी साइकिल का पूरा फंडा क्लियर कर दिया है आपको। ऑल्टरनेशन, तो ऑल्टरनेशन तो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, ये जो वेव फॉर्म होती है यानी वेव शेप होती है, इसकी हाफ साइकिल को ऑल्टरनेशन बोला जाता है, यानी कि 1 हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज ऑल्टरनेशन। तो ऑल्टरनेशन की जो स्पेन होती है, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए ये शब्द, द स्पेन ऑफ एन ऑल्टरनेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज ऑलवेज, ऑप्शन में देगा आपको 360 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे दे, तो हमेशा आपको 180 डिग्री ही लगाना है। यानी जो ऑल्टरनेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। स्पेन का मतलब क्या है, यानी यहां से यहां तक की चौड़ाई, इसकी यहां से यहां तक की चौड़ाई को स्पेन बोलते हैं। मान लीजिए मैं अपने हाथों को ऐसे फैला दूं तो जितना मेरे हाथ फैल रहे हैं इनकी चौड़ाई को स्पेन बोला जाता है। इस मार्कर की जितनी यहां से यहां तक की चौड़ाई है इसको स्पेन बोलते हैं। ठीक है, स्पेन का मतलब। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने बताया था एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज द टाइम टेकन इन सेकंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। यहां से इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अच्छा, तो सर यहां तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी अपोजिट दिखाए गए हैं, इनवर्सली दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी तेज होगी यानी कोई भी जनरेटर तेजी से घूमेगा तो कम समय बर्बाद करेगा ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। अरे कोई भी जनरेटर ऐसे चल रहा है धीरे 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 तो भैया फ्रीक्वेंसी घट जाएगी ना उसकी, यानी ऐसे चल रहा है धीरे धीरे, समय ज्यादा बर्बाद कर रहा है। यानी अगर टाइम पीरियड ज्यादा ले रहा है कोई भी जनरेटर तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के लिए सर समझाओ सर। एग्जाम्पल ये है, कोई जनरेटर 1 सेकंड के अंदर 20 बार घूम रहा है यानी 20 चक्कर लगा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन है। अगर दूसरा 1 सेकंड के अंदर 50 बार घूम रहा है, इसीलिए जो हमारे देश की फ्रीक्वेंसी है वो अमेरिका से कम है। क्यों है, क्योंकि वहां के जो जनरेटर हैं वो 1 सेकंड के अंदर 60 बार घूम जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टाइम पीरियड कम है वहां का। और हमारे देश के जो जनरेटर हैं वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार घूमते हैं, इसलिए हमारा टाइम पीरियड अमेरिका से थोड़ा ज्यादा है और हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। तो ये फॉर्मूला डिपेंड करता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में यही चीज 5 नंबर और 10 नंबर में पूछी गई है। पॉलीटेक्निक और बीटेक के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीका है, तो हमेशा याद रखना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन कभी भी आए जो मैंने बताया वही छाप देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लें,
कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, कोई भी हो, जहां भी पूछा जाए ये यूज में आएगा। तो सारे पॉइंट आपके यहां से क्लियर हो चुके। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा पढ़ाया जाएगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।